Hello everyone, myself Sunil Yadav and you are watching me on Camp Space channel. First of all, I welcome you all to the Camp Space channel. हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ. देखिए बेटा जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है वो अपने आप में. आपने सुना होगा एक चीज़ के बारे में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में नेचर जो स्टडी करते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टडी करना होता है हमें इसके अंदर. अब देखिए, हमने पहले पढ़ा था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद पढ़ा हमने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, लेकिन उसके बाद फिर मैंने एटम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और आइसोटॉप, आइसोबार, ऑल दिस ये सारे टॉपिक्स कवर करके एक वीडियो डाला था मैंने. अब क्या है कि रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर ना कुछ कमियां रह गई, कुछ डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स रह गए कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो किसी भी एलिमेंट के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. पहली बात तो एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. अब उसी की वजह से क्या हुआ, फिर कहने लगे कि भाई किसी भी एलिमेंट के स्पेक्ट्रा को समझने के लिए, एमिशन स्पेक्ट्रा को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें लाइट के नेचर को समझने की जरूरत है. अब लाइट के नेचर को समझाने के लिए दो थ्योरीज आई. एक थ्योरी आई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और दूसरी थ्योरी आई हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है, मैं आपको पहले ही बताता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमारी लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करती है, वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए आई थी. और जो नेक्स्ट थ्योरी हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे वो लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए आई थी. तो आइएगा हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में कुछ बातें. तो देखिएगा क्या स्टडी करना है आज हमें. आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो देखिएगा बेटा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को ही हम लोग सिंपली, कुछ लोग सिंपली क्या कह देते हैं कि भाई इससे हम लोग नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टडी करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्टडी करने वाले हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नेचर को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है, ये किसने हमें बताया, इस थ्योरी के बारे में कौन ऐसा साइंटिस्ट था जिसने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को बनाया. तो सबसे पहले उनका नाम बताता हूं मैं आपको. जेम्स क्लार्क मैक्सवेल साइंटिस्ट होते थे हमारे. साइंटिस्ट वाज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. इन 1864 प्रपोज्ड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1864 में प्रपोज किया, 1864 में बताया. अब क्या हुआ कि इस थ्योरी को बताते हुए उनने कुछ मेन पॉइंट्स बताए. इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे, इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी, इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स रहे. नाउ व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी. फर्स्ट पॉइंट कहता है कि दी एनर्जी एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स, एक सोर्स से निकलने वाली एनर्जी, चाहे वो एक हीटेड रोड हो, चाहे एक रोड को हीट किया हो, और एन इलेक्ट्रिक फिलामेंट, और एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट, या फिर वो इलेक्ट्रिक बल्ब में लगे हुए फिलामेंट की बात हो. The energy emitted from a source is continuously in the form of radiation, and it is called
and it is called radiant energy. It is called radiant energy. क्या कहने लगे कि भाई किसी भी सोर्स से, कोई भी सोर्स है, चाहे वो हीटेड रोड है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है, तो वहां से जब रेडिएशंस निकलती है तो वो रेडिएशंस कंटिन्यूसली निकलती है, यानी डिस्क्रीट यूनिट्स में नहीं निकलती, कंटिन्यूस फॉर्म में निकलती है, और वो कंटिन्यूस फॉर्म में जो रेडिएशन निकलती है उसको रेडिएंट एनर्जी कहा जाता है। अब उस रेडिएशन, जो भी रेडिएशन निकलती है, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ, सेकेंड पॉइंट क्या बताया, बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी उस रेडिएशन, जब वो रेडिएशन निकल रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी है, जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब वो ऑसिलेट कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन में वो चल रहे हैं उसके प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है उसके भी 90 डिग्री एंगल पर होंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो समझिएगा बात कि जब कोई रेडिएशन चल रही है, मान लो कोई रेडिएशन चल रही है, देखो मैं इधर बताता हूं आपको, ये डायरेक्शन है रेडिएशन चलने का। सपोज दैट कि ये जो है हमारा, ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इसी के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आगे पीछे इस तरीके से चल रहा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऊपर नीचे चल रहा है तो वो इस तरीके से चलेगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरीके से चलने वाला है। यानी मैं अगर सिंपल तरीके से इसको दिखाऊं तो ऐसे चलेगा, फिर वो इस तरीके से दिखा देता हूं क्योंकि 2D प्लेन में हम इसी तरीके से दिखा सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड कंपोनेंट है, और ये जो ग्रीन वाला है मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया ये। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दैट इज गिवन बाय जेम्स मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल। तो आइएगा थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट में क्या बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, द रेडिएशंस possess wave character and travels with speed of light। यानी कि जो रेडिएशंस है वो वेव करेक्टर तो पोजेस करती है, वेव करेक्टर होता है उनके अंदर, और जो जब वो ट्रेवल करती है तो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, लाइट की स्पीड से, जो कि कितनी होती है, दैट इज 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। इसी स्पीड से क्या करते हैं, वो ट्रेवल करते हैं। अब हम लोगों ने एक बात समझ ली है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो रेडिएशन निकल रही है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होती है। एज द रेडिएशन consists of both electric as well as magnetic field, component, that is why they are called electromagnetic radiations।
इसीलिए ही क्या कहा जाता है उनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा जाता है, इसीलिए उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नाम दिया जाता है। समझ आई होगी आपको बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जिसमें हो, ऐसी रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ऐसी रेडिएशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, नाम देते हैं ऐसा। उसके बाद एक फोर्थ पॉइंट बताया उनने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है ना, दे डू नॉट रिक्वायर any material medium for their propagation। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोपोगेट करने के लिए, चलने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। जैसे कि सन से जो रेडिएशंस आती है वो डायरेक्टली अर्थ पर आ जाती है, तो बीच में कोई नॉन मेटेरियल जो भी एरिया मानते हैं, जो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच में सब पूरा क्या मानते हैं, नॉन मेटेरियल मीडियम कंसीडर करते हैं उसको, तो मेटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। दैट इज दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। इसका मतलब क्या होता है, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, वो वैक्यूम के अंदर भी क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। ये थी हमारी सबसे ज्यादा मेन पॉइंट्स हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी वेव के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आइएगा, देखिएगा, फटाफट से आइएगा, जल्दी से देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक वेव का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक वेव है मान लीजिएगा, दिस इज ए वेव। इस तरीके से ये वेव बनी हुई है, ठीक है। अब देखिएगा, आपसे कहा जा रहा है सबसे पहला पॉइंट, दिस इज ए वेव। ये क्या है, वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम ही हमारे लिए। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, वेव लेंथ क्या होता है। अब देखिएगा, किसी वेव के अंदर जो एक्सिस लिया हमने, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ जो हिस्सा उठा हुआ है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं और इसको हम ट्रफ कहते हैं। द अपर पार्ट इज नोन एज क्रस्ट एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज ट्रफ। तो अगर मैं बोलूं आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये जो क्रस्ट है यहां से और दूसरी जो क्रस्ट आएगी, एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक का डिफरेंस, या फिर हम ऐसा भी कह सकते थे कि एक ट्रफ से लेकर के दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। यानी कि अगर डेफिनेशन बोली जाए तो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust and trough is called wavelength of a wave। wavelength of a wave, उसी को हम किसी वेव की वेवलेंथ कहते हैं, जिसको हम लैम्डा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट क्या करते हैं। अब वेवलेंथ क्या होता है बेटा जी, देखिएगा, वेवलेंथ को हम लोग पिकोमीटर के अंदर, एंगस्ट्रॉम के अंदर, बहुत सारी यूनिट्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो हम सिंपल सा इनका कन्वर्जन जान लेते हैं। एक पिकोमीटर जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो इक्वल होता है वो 10⁻10 मीटर के होता है, या 10⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है वो। और ये पिकोमीटर सेंटीमीटर 10⁻10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है।
या फिर कई बारी नैनोमीटर के अंदर भी हो जाता है। तो 1 नैनोमीटर nm इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। ये कन्वर्जन्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए। ये हमारे कन्वर्जन्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं बार बार किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए, या फिर आगे हमें बार बार जब जिक्र करना होता है इन चीज़ों का तो काम आता है हमारे लिए, क्योंकि क्वेश्चंस जब आएंगे तो क्वेश्चन इन्हीं को यूज़ करके सॉल्व किए जाएंगे। क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो फिर अब आ जाइएगा आप वेव, हम लोग फ्रीक्वेंसी की बातें करते हैं किसी भी वेव के बारे में। सेकंड पॉइंट आ जाता है फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब देखो क्या होता है, न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को। पहली बात तो अब देखिए, जैसे आपने सुना होगा मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं आप, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐसा कुछ सुना होगा कभी? यानी एक स्टेशन से 10 मिनट का टाइम अगर ले लिया जाए, मान लो 10 मिनट के अंदर एक स्टेशन से कितनी मेट्रो पास कर जाती है, वही फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं वेव, इस वेव के ऊपर भी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर कर लो, सपोज दैट ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो इस पॉइंट से कितनी वेव्स एक सेकंड में पास हो जाती है, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम लोग, उसी को, दैट इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स that pass through a particular point in 1 second। एक सेकंड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो जाती है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दैट इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज के अंदर क्या करते हैं, HZ यानी हर्ट्ज के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं। इसके टर्म, इसकी जो यूनिट होती है हर्ट्ज में, इसको काउंट किया जाता है। तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 साइकिल पर सेकेंड बात होती है। 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 साइकिल पर सेकेंड, इट इज डिफाइंड एज 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 साइकिल पर सेकेंड। तो न्यू को जो है हम लोग 1/t भी लिख देते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू 1/t भी लिखा जाता है। ओके, न्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आती है किसी वेव की, वो क्या होती है जरा समझो इस बात को भी। अब आता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज डिफाइंड एज एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। किसी वेव के एम्पलीट्यूड की बातें क्या होती हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है किसी वेव का। अब देखिएगा एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी चीज को एम्पलीट्यूड कब कहेंगे या एम्पलीट्यूड होता क्या है। एम्पलीट्यूड को सबसे पहले हम ए से तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरी बात, एम्पलीट्यूड देखो समझो इस बात को, क्या होता है एम्पलीट्यूड। अब मैं आपको एक डिफरेंट कलर से इसको समझाता हूं। या तो आप क्या कर लीजिएगा, हाइट देख लीजिएगा, क्रस्ट की हाइट कितनी है, एक्स एक्सिस से क्रस्ट की हाइट कितनी है, या एक्स एक्सिस से डेप्थ कितनी है ट्रफ की। यानी कि it is defined as the height of crust or the depth of trough in a wave is called एम्पलीट्यूड। एक ही लेना है आपको, या तो आप हाइट ले लीजिएगा क्रस्ट की या डेप्थ ले लीजिएगा ट्रफ की। तो जो भी वो हाइट होगी यानी क्रस्ट की जो हाइट होगी वो भी एम्पलीट्यूड है, या डेप्थ जो होगी ट्रफ की वो भी एम्पलीट्यूड ही होता है, दैट इज डिफाइंड एज एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव। अगर ये बातें आपको समझ आ गई क्लियरली, तो फिर एक और पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूं। एक और पॉइंट क्या होता है, वेलोसिटी डिफाइन कर देते हैं हम लोग।
वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी किसको कहते हैं हम लोग? सिंपल सी बात है भाई, वेलोसिटी तो सिंपल सी बात है। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस traveled by the wave in 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वेव ने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, उसी को ही हम लोग क्या कह देंगे बेटा जी? वेलोसिटी कह देंगे। वेलोसिटी के दो तरीके हो सकते हैं, दो यूनिट्स हो सकती है। सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिख सकते हो आप, उसको आप मीटर पर सेकेंड में भी लिख सकते हैं आप। तो दोनों यूनिट्स को आप यूज कर सकते हैं। कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही यूनिट यूज करनी है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये बातें क्लियर हो गई आपको, तो एक लास्ट चीज और बता देता हूं मैं आपको इसके बारे में, वेव के बारे में। वेव नंबर क्या होता है? व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर होता है, जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर लेंथ बोल दो भाई, क्या बोल दिया जाए? मान लो ये लेंथ जो है, ये इतना डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो, ये 1 सेंटीमीटर है। इस 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स बन जाती हैं, कितनी वेवलेंथ बन रही है, वही वो क्या होता है? वेव नंबर कहलाता है। दैट इज डिफाइंड एज वेव नंबर। जिसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट किया करते हैं। दैट इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव। इट इज डिफाइंड एज द number of waves present in 1 centimeter लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव्स प्रेजेंट होती है, वही क्या होती है? वेव नंबर होती है। और जनरली न्यू बार जो होता है ना, वो इक्वल टू होता है 1/λ के। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ होता है। सो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। अगर ये सारी 5 की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई आपको, तो फिर मैं आपको एक और चीज के बारे में आपको रूबरू कराता हूं। एक और चीज के बारे में मैं आपको नॉलेज देता हूं, क्या होता है जरा समझिए उस चीज को। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, इन सब के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस चीज को समझना है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है न्यू, वेलोसिटी हम v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, c से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां पर मैं c से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो हमारा जो c होता है, c बराबर न्यू इंटू लैम्डा होता है। और वी कैन से न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाई लैम्डा होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। इसके बाद आता है, अब हमने सारी बातें पढ़ ली है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली है। अब अगर हम लोग क्या कर दें, द अरेंजमेंट ऑफ electromagnetic radiations in the increasing order of their wavelength या decreasing order of their frequency is known as
इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर हम लोग क्या कर दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो वहां से एक पूरा स्पेक्ट्रम तैयार हो जाता है। उस पूरे स्पेक्ट्रम का नाम ही बेटा जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रखा जाता है। अगर ये बातें आपको समझ आती है तो देखिएगा किस तरीके से वो रखी जाती हैं। स्पेक्ट्रम कैसे होता है वो जरा देखो, इस तरीके से होता है। कॉस्मिक रेज सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा, फिर गामा रेज, गामा रेज, फिर एक्स रेज, एक्स रेज आता है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, फिर आता है आईआर रेज। यूवी के बाद पहले विजिबल रेज आएगा हमारे पास, विजिबल रेज, फिर यहां पर आईआर रेज आएगा, इंफ्रारेड रेज, फिर आएगा माइक्रोवेव, फिर आएगा रेडियो वेव्स। ये स्पेक्ट्रम है इस तरीके से। अब मैं अगर लिख दूं इस पर सारी बातें क्लियरली, तो जो कॉस्मिक रेज होती हैं ये क्या है, हाईएस्ट एनर्जी की रेज है। हाईएस्ट एनर्जी या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो आप। एंड लोवेस्ट वेवलेंथ की रेज है ये, लोवेस्ट वेवलेंथ की रेज है। और अगर यहां पर बात करूं मैं रेडियो वेव्स के बारे में, तो रेडियो, आपका जो रेडियो चलता है वो रेडियो इसी वजह से चलता है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली रेज है। इनकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है और इनकी लीस्ट एनर्जी इज द लीस्ट। एनर्जी कैसी होती है, लीस्ट होती है एनर्जी, सबसे कम एनर्जी की रेज होती है ये। तो ये जो स्पेक्ट्रम है बेटा जी, इस स्पेक्ट्रम को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस पूरे स्पेक्ट्रम का नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रखा गया है। इसके अंदर जो विजिबल रेज आपको नजर आ रही है, विजिबल रेज 7 कलर्स में डिवाइडेड होती हैं इस तरीके से। वो 7 कलर्स कैसे होते हैं, वो 7 कलर्स कुछ इस तरीके से होते हैं, जो कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और यहाँ पर एक कॉलम और बना देते हैं रेड, जो कि विबग्योर हम लोग कहते हैं। यहाँ पर रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। अगर इस पूरे इस स्पेक्ट्रम के अंदर बात करूँ, विबग्योर के अंदर, तो ये पूरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसीलिए हम लोग रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो रेड लाइट्स जो है रेड कलर की लगाई जाती हैं। ये बात आप याद रख सकते हो। ये पूरा था कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का, जो कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने हमें दिया। और इससे ये जो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैंने आपको समझाया पढ़ाया, ये हमें लाइट के वेव नेचर के बारे में बताता है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे और हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ेंगे। उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आएगी उनको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो हमने समझी अभी तक, ये कुछ फिनोमिनाज को तो एक्सप्लेन कर देती है, जैसे इंटरफेरेंस को, डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर देती है ये, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे। ड्रॉबैक्स क्या रह गए कि ये ऐसे कुछ ऐसे फिनोमिनाज है जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, जैसे कि ये लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करती है, एलिमेंट्स के जो लाइन स्पेक्ट्रा होते हैं, स्पेशली हाइड्रोजन का। उसके अलावा ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमिनाज को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती है। तो इसलिए क्या किया गया, अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई जो कि हमें एक्सप्लेन करेगी, और वो ही एक्सप्लेन करेगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमिनाज को भी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिएगा।
और सब लोग हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अपने घर में अंदर रहिए। अगर ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है तो बाहर मत निकलिएगा। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।